हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। और आज मैं आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन में लेके आया हूँ हाउ टू राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन और एनालिसिस और व्हाट इज़ क्रिटिकल एप्रिसिएशन, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने रखा है आज ना, आपका ये टॉपिक जो रखा है हाउ टू राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ये काफ़ी टाइम पे बार बार यूनिवर्सिटी से पूछा जा रहा है। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप देख सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जैसे आपके सामने। देखिए यहाँ पे क्रिटिकल एग्जामाइन, ये थर्ड सेमेस्टर में पूछा था। ये देख सकते हैं आप, क्रिटिकल एनालाइज है ना, क्रिटिकल एग्जामाइन, क्रिटिकली एनालाइज। और ये फोर्थ सेम का भी है कि क्रिटिकली एनालिसिस और एनालाइज क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तो ये काफ़ी बार, ये बार बार इसी क्वेश्चन के ऊपर आपको पूछता रहता है। तो मैं सोचा कि चलिए इसी के ऊपर एक बना देते हैं कि कैसे लिखते हैं, कि हाउ टू राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जानना है कि व्हाट इज़ ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन। सो फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हैं कि व्हाट इज ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन रिफर्स टू अ डिटेल एंड एनालिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए लिटरेरी वर्क। मतलब कैसे लिखा गया है, लिटरेरी वर्क है, उसका आर्ट वर्क है, और द फॉर्म ऑफ ए क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के ऊपर आपको क्या करना है, केयरफुली इवैल्यूएशन करके उसको इंटरप्रिटेशन करना है। आपको समझना है, जानना है उसको क्यों लिखा गया था। आप मतलब उसको क्रिटिकल अप्रिशिएशन मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन अ गुड वे, है ना। और उसके सिग्निफिकेंस और आर्टिस्टिक मेरिट के बारे में थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा। तो ये होता है आपका क्रिटिकल अप्रिशिएशन, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। फिर सेकंड में आप जानते हैं कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी डिस्कस। यहाँ पे ऐसा क्या क्या पॉइंट है जो कि आप अगर इन सबको मेंशन अगर करते हैं एग्जाम में और अपने कॉन्टेक्स्ट मतलब राइटिंग पार्ट में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। तो उसमें क्या करना है ना, आप हमेशा जब भी लिख रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट के बारे में लिखना है और उसको पोएट्री। ये है आपका हाउ टू राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ए पोएम के बारे में है। तो सबसे पहले आप पोएट के बारे में लिखिएगा, उसके बाद पोएट्री में जाइएगा। बहुत सारे लोग ऐसा क्या करते हैं कि पहले पोएट्री लिख देते हैं, उसके बाद पोएम का लिखते हैं। तो ये सही प्रोसीजर नहीं है। उसके बाद ना फ्रेंड्स, वो जो पोएम है आपका, जिस पोएट्री के बारे में आप लिख रहे हैं, उस पोएम के बारे में लिख रहे हैं, तो आप उसका स्ट्रक्चर एंड फॉर्म के बारे में आप लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे चीज़ आगे जानने से पहले मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं छोटे भाई की तरह से, आप इसको राय अभी का अभी सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। भाई का भी थोड़ा कल्याण हो जाएगा ठीक है ना। तो फिर आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म के बाद आपको थीम्स और उसका मोटिव्स लिखना है। मोटिव्स में मान लीजिए आपको समरी के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। थीम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थीम्स क्या था आपका, पोएम में क्या कहना चाहता है पोएम के थ्रू, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ना थोड़ा बहुत आप जब समरी लिखेंगे, मोटिव्स लिखेंगे, इसमें उसका हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस पोएम के बारे में आप ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अभी लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि यहाँ पे पर्सनल रेस्पॉन्स रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप नहीं लिखते। पर्सनल रेस्पॉन्स और ये कंक्लूजन देना भूलना मत। अगर आप ये भूल जाते हैं तो आपको शायद ही थोड़ा बहुत मार्क्स कम मिल जाए। तो मैं जैसे आपको बोलता हूँ कि ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, 14 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये 14 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 5 ये पाँचों पॉइंट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आगे कैसे लिखते हैं पूरा प्रोसीजर के साथ। तो आप पहले देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्रिटिकली एप्रिसिएशन बाय जयंत महापात्र का एक तो हमने लिया है, ग्रैंडफादर। जैसे अभी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आ रहे हैं तो मैं इसीलिए प्रीफर किया हूँ। तो आप देख सकते हैं कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट के बारे में दिया है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट जो है, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले जयंत महापात्र इज डिस्टिंग्विश इंडियन पोएट, उनके बारे में हमने लिखा। बॉर्न कहाँ पे हुए थे, कैसे हुए थे, और वो नोन फॉर उनका जो है वो क्या चीज़ के लिए जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि महापात्र इज नोन फॉर द इवोकेटिव एंड इंट्रोस्पेक्टिव पोएट्री के बारे में जानते हैं, वो किस लिए फेमस है, क्या है, उनके बारे में आप थोड़ा बहुत डिटेल्स में लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड में आता है, यहाँ पे देखिए मैंने पोएट के बारे में लिखा। उसके बाद थोड़ा ग्रैंडफादर जो पोएट्री है, हाँ, वो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर एंड फॉर्म है, इसमें काफ़ी जन कंफ्यूज हो जाते हैं, स्ट्रक्चर और फॉर्म क्या होता है। तो स्ट्रक्चर जैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स की स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द वर्क
आइडेंटिफाई हाउ द आर्टिस्ट हैज़ ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड द आइडियाज़। मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा था, जिसे आप देख सकते हैं प्लॉट, उसका कैरेक्टराइजेशन, नेरेटिव टेक्निक्स, उसमें राइम क्या होता है, मीटर क्या होता है, ये सारे चीज़ आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे मेंशन करना है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म में, ठीक है ना। बहुत सारे पोएम में रहता है आपका AABBCC करके ऐसा रहता है, तो उसको आप क्या करेंगे, समझ रहे ना, मतलब आप बना सकते हैं ऐसे ही। सो द फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाएं, ये आइडिया, इसमें और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि आप यहाँ पे अपना इमोशन एम्फसाइजिंग अबाउट द फॉर्म के बारे में ना, लैंग्वेज का एंड आइडिया के बारे में भी आप थोड़ा बहुत उसमें लिखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ना यहाँ पे आप मेंशन करना भूलना मत कि राइमिंग स्कीम और उसका मेट्रिकल पैटर्न, जो कैसा पैटर्न है, IMB टेट्रामीटर है, पेंटामीटर आइएम्बिक है, AABBCC जो भी आपका राइमिंग पैटर्न है उसको लिखना। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका थीम्स के बारे में लिखना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रैंडफादर के बारे में दिया गया है, तो ये है आपका पैसेज ऑफ टाइम एंड मोर्टेलिटी के ऊपर, ये हो गया पहला थीम, ये हो गया आपका दूसरा थीम, है ना फ्रेंड्स। तो ये सेकंड थीम के बारे में है और ये थर्ड थीम के बारे में है, आप देख सकते हैं। सॉरी, ये सेकंड था और ये थर्ड था, और इसके बाद जो है ये 4, 5, 6 है, गलती से नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक है। सो यहाँ पे जो अब जो भी है, इसके बाद में जैसे स्ट्रक्चर एंड फॉर्म के बाद आप आइएगा थीम्स के ऊपर। और थीम्स यहाँ पे जो मोटिव्स लिखा है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे समरी मेंशन करना भूल गया, लेकिन आप यहाँ पे समरी भी आप थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं तो मतलब क्रिटिकली एप्रिशिएशन, मतलब हर एक तरफ से उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। तो ये हो गया आपका थीम और मोटिव्स के बारे में, है ना। उसके बाद देख सकते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, मतलब आपका जो रिसेंट पोएम है, करंटली जिस पोएम के बारे में आप लिख रहे हैं या फिर बता रहे हैं या जता रहे हैं, उसमें आप अपना हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस देना भूलना मत। इससे ये पता चलता है कि आप उस पोएम के बारे में क्या जानते हैं, कितना पढ़े हैं, है ना, किसके उसके बारे में कितना आपका आइडिया है, नॉलेज है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सब करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस तो आप देना बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि कैसे लिखे थे, कौन से टाइम पे लिखे थे, ये सब आप थोड़ा बहुत अगर मेंशन करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस है। फिर लास्ट में जैसे आप देख सकते हैं कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन के बारे में ये अपने वर्ड्स में आप जो आपने समझा, यहाँ पे ग्रैंडफादर जो जयंत महापात्र का लिखा है वो आपका है पोएगेंट, और आप इंट्रोसेप्टिक जो है पोएम है, इसमें क्या होता है ना, आपका टाइम मोर्टेलिटी के बारे में बात किया गया है, फैमिलियल रिलेशनशिप के बारे में बात किया गया है, फ्लीटिंग। आप जानते हैं कि जो लोग ग्रैंडफादर पढ़े होंगे, ये हमारा इंडिया उड़ीसा का जो ड्राउट मूवमेंट था उसी के बारे में जयंत महापात्र ने अपने दादाजी कैसे सरवाइव किए थे उसी के अकॉर्डिंग लिखा है, उन्हीं का डायरी से, है ना। तो इसके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिएगा। तो कंक्लूजन बहुत जन देते नहीं है लास्ट में। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं फ्रेंड्स बता दूं कि आप सोचते हैं कि मार्क्स क्यों नहीं आता है, भाई मेरा तो आता है। तो आप अगर कोशिश करेंगे ना, जहाँ जहाँ पे आप लिख रहे हैं कभी भी, तो इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे, जिससे मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो आप ये अंडरलाइन करना भूलिएगा मत। सो अंडरलाइन करते हैं ना, तो अंडरलाइन करने से क्या होता है कि जो करेक्शन करेंगे शायद उनको जल्दी से वो चीज़ मिल जाए जो आप लिखना चाहते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका कंक्लूजन के बारे में। तो हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने बोला था कि कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, थीम्स एंड मोटिव्स, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, और ये है आपका पर्सनल रेस्पॉन्स और कंक्लूजन के बारे में। तो एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो 100% आपका क्वेश्चन में आएगा 14 मार्क्स का। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसके बाद अगर आपको कोई और चीज़ का क्वेश्चन का आंसर अगर चाहिए, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, टेक्निक अगर आपको चाहिए, तो प्लीज़ और प्लीज़ हाँ भाई कमेंट पे बताइए, तभी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूँगा। और यही कहना था बस। भाई का चैनल को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस क्लिक करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाला कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इससे और एक हो जाता है शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त भी सीख जाएं कि कैसे आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्रिटिकल एनालिसिस हो या फिर क्रिटिकल एग्जामाइन हो, ये सारा का सारा सेम रहता है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। थैंक यू।